बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इस पुस्तक का दूसरा पाठ जिसका नाम है तलाश, आज हम इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे और जिसका शीर्षक है भारत माता। तो आइए देखते हैं इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें अपने भारत के बारे में क्या बताया है। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। यह पाठ भी हम फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। भारत माता। अब यहाँ पर पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि वो जहां पर भी जाते हैं, जिन सभाओं को संबोधित करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहां पर वो अपने भारत की चर्चा उनसे जरूर करते हैं। चर्चा मतलब डिस्कशन। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब कहीं भी अगर वो गांव में जाते हैं, वहां पर जब लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि भारत माता के क्या मायने हैं उनके लिए। श्रोताओं से चर्चा, जो उन्हें सुनने के लिए आते हैं, उनका भाषण सुनने आते हैं, उनसे भी वो अपने भारत के बारे में जरूर चर्चा करते हैं और भारत के बारे में कुछ बातें भी उन्हें बताते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान या भारत। भरत प्राचीन संस्कृत नाम। हमारे देश का नाम जो भारत रखा गया है वो कहाँ से यह नाम आया है, और वो लोगों को यह बताते भी हैं कि राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा और यह जो नाम है वो प्राचीन संस्कृत नाम माना जाता है। इसके बाद शहरों के श्रोता, आधुनिकता के पुजारी। अब यहाँ पर पंडित नेहरू जी एक चीज उन्होंने देखी है कि जब वो गांव में जाते हैं तो इस तरह की जब बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो लोग इन बातों को बहुत ही रुचि के साथ सुनते हैं। लेकिन वही चीज जब वो शहरों में जाते हैं, वहां के जो श्रोता हैं उनका जीवन जो है वो आधुनिकता की तरफ ज्यादा झुक चुका है। वो चाहते हैं कि नेहरू जी किसी चर्चा में ना पढ़कर सीधे उन्हें कोई ऐसा भाषण दे जिससे उन्हें कुछ जानने को मिले। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पंडित जी यह कह रहे हैं कि किसानों से चर्चा। जब भी वो किसी गांव में जाते हैं तो वहां पर तो जो किसान होते हैं वो समूह में आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने के लिए। अब यहाँ पर जब नेहरू जी और किसान आमने सामने होते हैं तो उनके बीच में किस तरह की बातें होती हैं वो यहाँ पर उन्होंने बताया है। सबसे पहला है देश के बारे में। किसानों से पंडित नेहरू जी देश के बारे में पूछते हैं कि उन्हें देश के बारे में क्या जानकारी है, अभी हमारे देश में क्या कुछ घट रहा है, कैसी परिस्थितियां हैं, इन सब के बारे में वो थोड़ा बहुत बताते हैं और थोड़ा बहुत वो किसानों से पूछते भी हैं। भिन्न होते हुए भी एक। अब यहाँ पर एक बात और पंडित नेहरू जी किसानों से कहते हैं, भारतवर्ष में अलग अलग धर्मों को, अलग अलग रीति रिवाजों को, अलग अलग पर्वों को मनाने वाले और मानने वाले लोग रहते हैं। हम में काफी भिन्नता है, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में, हमारे रीति रिवाजों में काफी भिन्नता है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। हम सभी भारतीय ही कहलाते हैं। मुक्ति और संघर्ष। यहाँ पर जो मुक्ति की बात हो रही है वो मुक्ति है हमारे भारतवर्ष की, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति। तो यहाँ पर मुक्ति के बारे में बात करते हुए, आजादी के बारे में बात करते हुए पंडित नेहरू कहते हैं कि हमें अपने भारत की आजादी चाहिए और इसके लिए हम सबको एक साथ संघर्ष करना पड़ेगा। हम सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। स्वराज पर चर्चा। अब यहाँ पर हमारे देश की आजादी के बाद जब हमें स्वराज मिलेगा तब हमारे देश का स्वरूप क्या होगा और यह स्वराज कैसे मिलेगा, इस पर भी चर्चा किसानों से वो करते हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के किसानों की समस्याओं पर चर्चा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के किसानों की समस्याओं पर चर्चा। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किसानों को यह भी बताते हैं कि चाहे किसान उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब या पश्चिम का हो, सभी किसानों की समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। उन समस्याओं पर वो चर्चा भी उनसे करते हैं। कन्याकुमारी एवं केप कॉमरिन की यात्रा की जानकारी। जब जवाहरलाल नेहरू इन स्थानों में गए थे तो वहां के किसान और उनका अनुभव जो था वो भी वो इन किसानों से बांटते हैं और उस पर चर्चा भी वो करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो लोगों से मिलते जुलते थे, चाहे गांव हो, शहर हो, वहां पर लोगों से बातचीत करना और भारत के बारे में जानना और उन्हें आजादी के लिए आगे आने के लिए कहना, इस तरह की बातें वो
लोगों से किया करते थे। आइए देखते हैं किसानों के बारे में वो और आगे क्या कह रहे हैं। यहाँ पर पंडित नेहरू यह कह रहे हैं कि हमारे देश का जो किसान है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से, किसी भी राज्य का हो, जो किसान जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो लगभग एक जैसी हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी समस्याएं हैं। पहला है गरीबी। किसान इतनी मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रहते हैं। किसान इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो अपनी गरीबी को हरा नहीं पा रहे हैं, वो अपनी गरीबी से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। कर्ज, परेशानी में, मुसीबत के समय अगर उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है, कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें गांव के स्वार्थी जमींदार और महाजन का मुंह देखना पड़ता है। और ये जो लोग हैं ये अंग्रेजों के बिठाए हुए लोग हैं। ये जो लोग हैं ये किसानों को कर्ज देते हैं और उस कर्ज के चक्रव्यूह में इन किसानों को फांस लेते हैं। और अंत इसका यह होता है कि जो पैसे उन्होंने कर्ज के तौर पर लिए हैं उसे वापस ना करने की दशा में उन्हें अपनी जमीन इन जमींदार या महाजन को देनी पड़ती है। इसके बाद भारी लगान और कर। तो यहाँ पर किसान इतनी मेहनत करने के बाद अपनी जो फसल होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारी लगान और कर के रूप में अंग्रेजी सरकार को देते हैं, जो कि इनके साथ अन्याय जैसा ही होता है। क्योंकि कभी कभी तो कर की जो राशि होती है वो उनके अनाज का 50 या उससे ज्यादा प्रतिशत भी उन्हें देना पड़ जाता है। और इस कर की वसूली वहां पर जमींदार करते हैं या महाजन करते हैं, और जमींदार और महाजन कुछ हिस्सा अपने पास रखते हैं और एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को कर के रूप में दे देते हैं। तो ये भी किसानों की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। पुलिस के अत्याचार। अगर कोई किसान इन सारी बातों के खिलाफ आवाज उठाता है तो अंग्रेजी सरकार जो है वो पुलिस वहां पर भेजकर इन किसानों का जीना दूभर कर देती है। तो यहाँ पर इन सारी समस्याओं के बारे में नेहरू जी ने बताया है। ये सभी समस्याएं अंग्रेजी सरकार द्वारा आरोपित किए गए हैं। ये जो सभी समस्याएं हैं इनका मूल कारण अंग्रेजी सरकार ही है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार सिर्फ किसानों से कर लेना जानती है। उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए वो किसी भी तरह का कदम नहीं उठाती है। नेहरू जी किसानों को प्रेरित करते हैं कि भारत की अखंडता को बनाए रखें। जब भी नेहरू जी इस तरह के गांव में जाते हैं और वहां के किसानों से मिलते हैं तो एक बात वो किसानों से जरूर कहते हैं कि भारत की आजादी के लिए सभी को एकता बनाए रखनी बहुत जरूरी है। और यह किसानों से आग्रह करते हैं कि वो अपनी एकता और अखंडता पर आंच न आने दें, एकजुट रहें ताकि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई जा सके। किसानों को समझाना आसान था क्योंकि, और ये जो चीज है अखंडता और एकता की जो बात वो कह रहे हैं किसानों से, यह बात नेहरू जी को लगता है कि किसानों को बहुत आसानी से ये समझाया जा सकता है। अब इसका क्या कारण उन्होंने बताया है, आइए देखते हैं। पहला है महाकाव्यों की जानकारी। जो किसान होते हैं गांव में रहते हैं और उनका जीवन बहुत ही सरल होता है, आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, भगवान में उनकी बहुत आस्था होती है। तो इस तरह से जो हमारे महाकाव्य हैं उनमें जो बातें लिखी हुई हैं उनका वो आंख बंद करके अनुसरण करते हैं। उन्हें लगता है इन ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है कि अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज के लिए कोशिश करें तो वो सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो इसी तरह से अगर हम एक रहेंगे, अखंड रहेंगे, तो अंग्रेजी सरकार को जरूर हम हिला सकते हैं या जड़ से उखाड़ सकते हैं। पुरा गाथाओं की जानकारी। अब हमारे जो पुरातन काल में जो लिखी हुई गाथाएं हैं, कहानियां हैं, उनके ऊपर भी उनका बहुत विश्वास है। और इन सब में भी सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है कि हमें किसी चीज से अगर लड़ना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो ये सारी बातें उनके दिमाग में, उनके जीवन में रची बसी हैं और इन्हीं को आधार मानकर उनका ये भी मानना है कि भगवान भी हमें देख रहे हैं, ईश्वर भी हमारी सहायता करेंगे अगर हम एक साथ। दंत कथाओं की जानकारी। इसके बाद है दंत कथाओं की जानकारी। ऐसी बहुत सारी कथाएं हमारे साहित्यकारों ने लिखी है जो कि आज तक भी हम पढ़ते आ रहे हैं और उनसे जीवन की सीख लेते आ रहे हैं। इस तरह से जो नैतिक मूल्यों वाली कहानी है उन्हें पढ़कर भी उन्हें इस बात की जानकारी होती है और इस बात का ज्ञान मिलता है कि हमें एकता के साथ रहना है। धार्मिक स्थलों की यात्रा। गांव के लोग बहुत ही आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं और इसीलिए उनकी धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी बहुत ज्यादा प्रबल होती है। वो अपने जीवन काल में जितने ज्यादा हो सके वो धार्मिक स्थलों की यात्रा भी करते हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए पंडित नेहरू जी को यह लगता है कि किसान जो होते हैं वो मन से
और अपने व्यवहार से काफी सरल होते हैं और उन्हें ये सारी बातें अच्छे से समझाई जा सकती हैं। उनके मन में छल कपट की भावना नहीं होती है और अगर उन्हें किसी भी चीज को प्यार से समझाया जाए तो वो उस पर अमल करते हैं, उस पर सोचते हैं और उस पर काम भी करते हैं। तो आइए देखते हैं अगले पेज में उन्होंने क्या कहा है। यहाँ पर पंडित नेहरू कहते हैं कि भारत माता का आशय। अब पंडित नेहरू यह कह रहे हैं कि जब भी वो कहीं पर जाते हैं, किसी सभा में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब वो अपने श्रोताओं से मांगते हैं। जैसे कि किसी सभा में जैसे वो जाते हैं तो वहां उनका भव्य स्वागत किया जाता है और नारे लगाए जाते हैं, भारत माता की जय के नारे बार बार लगाए जाते हैं। अब वहां पर पंडित नेहरू इस नारे का आशय लोगों से पूछते हैं कि ये जो बार बार वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, इस नारे का आशय क्या है। जो श्रोतागण हैं वो इस तरह के प्रश्न सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनमें से कुछ जो श्रोता हैं वो इस चीज का जवाब भी देते हैं कि जो भारत है वो हमारी धरती है और भारत की प्यारी मिट्टी को ही हम भारत माता कहते हैं। इस उत्तर को सुनकर पंडित नेहरू फिर से एक प्रश्न उनसे पूछते हैं कि कौन सी मिट्टी, किस मिट्टी को आप भारत माता का नाम देंगे। क्या वो गांव की मिट्टी है, जिले की मिट्टी है, राज्य है या पूरे भारतवर्ष की मिट्टी को आप भारत माता मानते हैं। अब इस तरह के प्रश्न में श्रोता जो हैं वो फंस कर रह जाते हैं। वो सोचते रहते हैं कि आखिर भारत माता को किस तरह से परिभाषित किया जाए। अब यहाँ पर पंडित नेहरू उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि भारत माता किसी गांव, राज्य, जिले या किसी जगह की मिट्टी को नहीं कहा जाता, बल्कि पहाड़, जंगल, नदियां, खेत और साथ में सबसे जो जरूरी चीज है वो है जनता, इस देश में रहने वाले लोग। इन सबको मिलाकर के ही हमारा भारत देश बनता है और ये सभी भारत के अभिन्न हिस्से हैं। इस तरह की परिभाषा जब वो पंडित नेहरू जी से सुनते हैं तो लोगों की आंखों की चमक बढ़ने लगती है और उनके चेहरे खिल उठते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से भारत माता के बारे में पंडित नेहरू लोगों को समझाते हैं कि भारत माता सिर्फ किसी गांव, जिले या राज्य की मिट्टी को नहीं कहा जा सकता, बल्कि भारत माता हमारी प्रकृति और उसमें रहने वाले जो लोग हैं, इन सब का मिला जुला ही स्वरूप है। तो बच्चों, इस तरह से इस शीर्षक का सारांश भी आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के अन्य शीर्षकों के साथ मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।